अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार खान और मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट वन एंड ओनली इमरान साहब। आज की बड़ी खबरें हैं खेल के मैदान से। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि खेल का मैदान एक ऐसा मैदान है जहां से हमेशा ही शायकीन क्रिकेट हो, किसी भी किस्म का खेल हो, खबरें बड़ी होती हैं। मैं एक दो चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पहले आज के मैच की बात करना चाहूँगा। इमरान साहब मुझे बताएं कि मैच की सूरत हाल और क्या होने वाला है, और ये जो रीशेड्यूल मैच हुआ है ये मामला क्या है, पहले इस पर बात करेंगे हम। देखिए शरीफ भाई, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज दूसरा ओडीआई खेला जा रहा है, और ये ओडीआई कल खेला जाना था, जो कि एक दिन के ब्रेक के बाद आज रीशेड्यूल हुआ और आज ये मैच खेला जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में नाखुशगवार वाक़या पेश आया चंद दिन कबल, और उसके ऊपर जो श्रीलंकन टीम थी उसको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे सिक्योरिटी को लेके। तो फिर उसमें जो हुकूमती सतह ख़ास तौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल हुई, फिर उसके बाद हुकूमती सतह पर भाग दौड़ की गई और इस मामले को किसी ना किसी तरीके से सेटल कर लिया गया और श्रीलंकन क्रिकेट टीम को मना लिया गया। फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से एक प्रेस रिलीज़ बाकायदा एक लेटर हेड के ऊपर जारी करवाई गई कि आप ख़ुद जारी करें और बताएं कि आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं और अपना दौरा मनसूख करके नहीं जा रहे। फिर वो एक प्रेस रिलीज़ कल रात को आई और उसमें हमने देखा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमें इस बात की तसल्ली दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के जो ख़दशात हैं वो हमारे दूर किए गए हैं, और कहा गया है कि आप बिल्कुल हिफाजत से हैं और आप इसमें अपनी सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करें। इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, ना सिर्फ सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे होम सीरीज़, बल्कि ट्राई नेशन सीरीज़ जो आने वाली है उसमें भी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंची कल, और अब वो वहाँ पर अपना एक तो प्रैक्टिस सेशन कर रही है, और उसके बाद जो है वो फिर इस मैचेस के बाद वो ख़त्म होगी। लेकिन आप अहम जो आपने सवाल किया कि आज के मैच में क्या हो रहा है, देखिए आज टॉस जीता पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले फैसला किया है कि पाकिस्तान जो है वो पहले बॉलिंग करेगा। अब तक की जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त की इतला के मुताबिक तो पाकिस्तान ने इस वक्त श्रीलंका की जो है वो 6 विकेटें गिरा दी हैं और 150 से ऊपर 5 विकेटें गिराई हैं और 150 से ऊपर रन्स हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि जो इब्रार हैं, हमारे इब्रार अहमद जो हमारे स्पिनर हैं, उन्होंने इस वक्त तक 3 विकेटें हासिल कर ली हैं। एक रन आउट हुआ है और एक हारिस रऊफ़ ने जो है वो विकेट, जो 5वीं विकेट थी वो हारिस रऊफ़ ने हासिल की थी। सो देखते हैं कि जो एडवांटेज हम उठाना चाहते हैं कि पहले बॉलिंग करके जो मॉइस्चर सेकंड इनिंग में आता है, फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किलात पैदा होती है, उससे बचने के लिए हम लोग ने पहले बॉलिंग का फैसला किया था। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात जो आज के मैच में है कि शाहीन शाह अफरीदी आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, और उसमें उनके बारे में जो कप्तान कौन है, सलमान अली आगा। आपको ये भी बता दें कि चले पाकिस्तान के पास एक और कप्तान भी आ गया वनडे का। इससे पहले आपको पता है रिजवान वनडे टीम के कप्तान थे, फिर ये फैसला किया गया कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में हमने श्रीलंका से ना सिर्फ ये मैच जीता बल्कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जो हमारी वनडे सीरीज़ हुई उसमें भी हमने कामयाबी हासिल की। लेकिन आज के मैच में उनका बाहर बैठ जाना, ना सिर्फ वो बैठे हैं बल्कि फ़हीम अशरफ को भी आज रेस्ट करवाया गया है। लेकिन जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत नासाज है, इस वजह से वो ये तबीयत कोई कंट्रोवर्शियल तबीयत ख़राब तो नहीं है, मतलब ये पक्की बात है, तबीयत ख़राब ही है ना। ये देखें, मेरे जो ज़ाती तज्ज़िया है या ज़राए हैं वो यही कहते हैं कि कल ये फैसला हो गया था कि 2 लोगों को रेस्ट दिया जाएगा। फ़हीम अशरफ के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि उनको रेस्ट दिया जाएगा, फिर वसीम जूनियर के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि उनको भी रेस्ट दिया जाएगा, और 2 और लोगों को ट्राई किया जाएगा। वो आज आपने टीम अच्छा इमरान भाई, ये टीम की तो आपने बता दिया कि ठीक है, 2 कप्तान भी हमारे पास आ गए। बाबर आजम द रियल किंग, इट वाज अ किंग, मतलब क्या ये सल्तनत छीनी गई है? कहाँ है सेंचुरी? इतने मैचेस खेलने के बावजूद कौम इंतजार कर रही है। शायकीन बड़े इंटरनेशनली जो कवर ड्राइव लवर है वो कहते हैं भाई किधर गया ये 2-3 कवर ड्राइव, हम देखने नहीं आते, हमें सो चाहिए। इसमें क्या मसला क्या आ रहा है बाबर की टेक्निक में? देखिए 84वां मैच आज वो खेल रहे हैं। इससे पहले 83 मैच खेले उन्होंने, 83 इनिंग्स खेली। इन 83 इनिंग्स के अंदर उनकी एक भी सेंचुरी नहीं है। सो आज 84वीं इनिंग है, देखते हैं कि 84वीं इनिंग भी खाली जाती है या कोई सेंचुरी आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता आज सेंचुरी आएगी। उसकी एक टेक्निकल रीज़न आपको बता दूं कि वो आते हैं 1 डाउन पोजीशन के ऊपर।
ओपनिंग पर आते हैं फ़खर जमान और उनके साथ साइम अयूब आते हैं। अगर रन श्रीलंकन 200 के करीब भी बना लेते हैं तो अगर आपका ओपनिंग स्टैंड 50-60 रन का हो जाता है तो उसके बाद फिर उनकी सेंचुरी पूरी होना मुझे नहीं लगता मुमकिन है। गो के अगर कोई एक साइड से उनको खिलाता रहे और वो रन्स करते रहें, लेकिन वो रन्स कैसे करेंगे? श्रीलंकन टीम के पास बेस्ट स्पिनर्स भी हैं, उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं। तो देखना होगा कि पिछले मैच में भी वो 29 पर आउट होकर वापस चले गए थे। और जो आपने किंग वाली बात की है ना, मुझे यही लोगों की समझ नहीं आती कि ये जो लोग कवर ड्राइव के ऊपर मरे जा रहे हैं, कवर ड्राइव के अलावा भी दुनिया ने बड़ी शॉट्स ईजाद कर दी हैं। अगर आप पैडल स्वीप की बात करें, रिवर्स स्वीप की बात करें, नो लुक शॉट, और पता नहीं कैसे कैसे शॉट्स आ गए हैं, बट हम वहीं फंसे हुए हैं कवर ड्राइव के ऊपर। वो कवर ड्राइव पे हम नहीं फंसे हुए, वो बाबर फंसा हुआ आज तक, उसी से कवर ड्राइव से नहीं निकला जा रहा। वो कुछ रन्स कर लेते हैं 10-15 मैचेस के बाद, एक आधा 50 कर लेते हैं, तो लोगों को थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ भी थोड़ी बहुत जान अभी बाकी है बंदे में, हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए और ये उठ के अपने पाँव पे जो है वो मुर्दा खड़ा हो जाए। बट मैंने काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि बाबर आजम की जो फॉर्म थी वो उनका एक रियल टैलेंट था, बट अब उन्हें रियल टैलेंट के साथ साथ टेक्निक के ऊपर भी काम करना है, उन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट को भी देखना है। मॉडर्न डे क्रिकेट का ये मतलब नहीं होता है कि आप आए और आकर चौके छक्के लगाने शुरू कर दे, तेज़ खेलना शुरू कर दे, वो काम करें। वो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो उन्होंने अपनी टेक्निक को बेहतर करने की बजाय, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की बजाय, अपनी स्किल के अंदर वो मॉडर्न डे क्रिकेट वाली शॉट सीखते रहे। हमने अक्सर देखा कि नेट के अंदर कभी वो पुल शॉट सीख रहे हैं, कभी वो हुक शॉट सीख रहे हैं, जो कि उनको ज़रूरत नहीं थी। उनके पास अपनी अल्लाह ताला ने उनकी इतनी अच्छी स्किल दी थी कि वो रन्स कर सकते थे अपनी बेसिक शॉट्स के अंदर रहकर भी, और उनको इम्प्रोवाइज़ करके अगर सिंगल डबल स्ट्राइक रेट के साथ भी अगर एक ओवर में एक चौका मारते हैं और उसके बाद वो 2 डबल्स कर लेते हैं तो मेरा ख्याल कि उनका स्ट्राइक रेट और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल इमरान, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए कौम हमारी ऐसी है कि हर मरतबा उम्मीद लगाती है, और एक कंसिस्टेंट एक प्लेयर से मुझे याद है जिस तरह जब शाहिद अफरीदी मैदान में आते थे, ये बाबर आजम का मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि हाल ही में हमने देखा इससे पिछली जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ में कि खिलाड़ी आउट हो रहा है और लोग बड़ा शाउट कर रहे हैं, बड़े खुशी मना रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट बाबर आजम है। तो सेम यही होता था कज़ाफ़ी में, हमने भी मैच देखे कि शाहिद अफरीदी जब आउट होता था तो स्टेडियम खाली होना शुरू हो जाता था। ये कौम की इतनी जज्बाती क्रिकेट से वाबस्तगी है कि ये एक इनके खून में शामिल है। तो बाबर आजम को कम से कम अपने परस्तारों की लाज रखनी होगी, कम से कम कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। जैसा कि आपने फरमाया कि कवर ड्राइव सिर्फ क्रिकेट नहीं है। देखिए पता क्या चीज़ है कि ये क्रिकेट देखने वालों को भी समझ आनी चाहिए कि आपकी टीम के अंदर 15 लोग आपकी टीम में सेलेक्ट होते हैं किसी भी इवेंट के लिए, फिर उसके बाद आपने 11 को फाइनल लाइनअप के लिए मैदान में उतारना होता है। अगर आप इस तरह डीमोटिवेट करेंगे बाकी प्लेयर्स को, जो 10 प्लेयर खेल रहे हैं, सिर्फ एक ही प्लेयर के लिए वहाँ खड़े होकर दुआएं भी करेंगे और ख्वाहिश का भी इजहार करेंगे ये बंदा खेलने के लिए आ जाए, और दूसरे प्लेयर की दुआ कर रहे हैं कि वो आउट हो जाए, और फिर अगर बाबर आजम आता है और आने के बाद ज़्यादा रन्स नहीं बनाता और रन्स ना बनाने के बाद वो जल्दी आउट होकर चला जाता है, तो आप स्टेडियम से निकलना शुरू कर देते हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि ब्रॉडकास्टर और जो भी वहाँ पर प्रोडक्शन टीम है वो सारे के सारे वो विजुअल्स को फोकस करता है। बट आपकी कहीं पॉलिसी है कि आप इस तरह की चीज़ें दिखाएं। आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पॉलिसी बनाते हैं तो आप वो विजुअली मत दिखाएं। आपने माजी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसके अंदर विजुअल्स को दिखाना मना किया गया था। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए कि प्लेयर्स सबकी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। अगर जितनी बाबर आजम की वैल्यू है उतनी वसीम जूनियर की वैल्यू है, उतनी इब्रार की वैल्यू है, उतनी हम हारिस रऊफ की वैल्यू समझते हैं। बट ये बात समझ नहीं आती, हाँ ठीक है माजी के अंदर 1-2 प्लेयर्स के साथ ऐसा होता रहा, लेकिन वो अगर आप शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं तो वो ना सिर्फ बाबर आजम, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स उसके लिए शोर मचाते हैं ना। तो जब शोएब अख्तर आपको याद है ग्राउंड में उतरते थे बॉलिंग के लिए, चाहे वो लॉर्ड्स का ग्राउंड होता था चाहे वो सिडनी का ग्राउंड होता था, तो तमाशाई उसके एक एक कदम के ऊपर तालियां बजाते थे, उसको सेलिब्रेट करते थे। पेविलियन एंड की टिकट जो स्ट्रेट व्यू था उसकी टिकट बड़ी महंगी होती थी कि यार इसको देखना चाहते थे कि भाई यहाँ से उसने भागना है, यहाँ से उसको भागते हुए देखना चाहते। तो एक वो एक खूबसूरत लम्हा था, वो बैट्समैनों के लिए खौफ की अलामत था। बट यहाँ हमें कंपैरिजन करना चाहिए। अगर आज हम कहते हैं कि प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, पाकिस्तान की टीम जो मुसलसल बड़े इवेंट्स के अंदर जाकर परफॉर्म नहीं करती है, इंडिया से मैच नहीं जीतती है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है
क्या आपने अपने लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दिया, आपने अपने लोगों को उतना प्यार नहीं किया जितना माजी में हम लोग क्रिकेटर्स के साथ करते थे। सो दिस इज़ द रीज़न। और ये अवाम को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने बाबर के पीछे ही रहना है, कवर ड्राइव के पीछे रहना है, या उनको बाउंसर्स यॉर्कर्स अपने बॉलर्स के भी देखने हैं, या और भी प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेलते हैं। सो ये वक्त आएगा तो पता चलेगा। इमरान, आपने बड़ा अच्छा ये बड़ा कौम को गाइड किया, क्रिकेट लवर्स को गाइड किया कि क्रिकेट का हुस्न जो है वो बहुत वसी है। और जैसे आप देखते हैं, जैसा एशेस में आप देखते हैं कि एक एक बॉल, एक एक बैटर जो है, एक एक शॉट पे लोग कैसे एंजॉय करते हैं। तो ना तो वहाँ कोई स्टेडियम में खाली छोड़ के पीटरसन या फलां जब कोई आउट होता है तो ना तो ये मैदान छोड़ के जाते हैं शायकीन, एक क्रिकेट को क्रिकेट समझ के देखते हैं और समझते हैं। इमरान, ये तो आपने आज की मैच की बात कर दी, हमने पाकिस्तान श्रीलंका मैच की ज़रा डिटेल में इसको डिस्कशन की कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्रिकेट की टेक्निक को बात आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास एक ऐसा मुझे एक हीरा लग रहा है, मेरी नज़र में तो वो हीरा है। ये एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टूर्नामेंट चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है गोवा के अंदर। एग्जैक्टली। और इसमें जनाब अली मुआज सदाकत साहब आए हैं। 54 गेंदों में जनाब ने 96 रन दाग दिए हैं और 9 छक्के मार दिए। अब ये 9 छक्के जो मार दिए हैं, ये तो मेरे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि एशिया कप राइजिंग स्टार्स हैं, अभी ये स्टार्स राइज हो रहे हैं, लेकिन ये तो क्रिकेट के सूरज और भगवान बनते दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा जो हाई स्ट्राइक रेट दिखाना, ये कोई मामूली बात तो नहीं मुझे लग रही। ये कौन है और ये कहाँ से आया ये लड़का? देखिए, आपने तो बैटिंग के बारे में बात की ना। मुआज सदाकत आई थिंक पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते हैं, और मुआज सदाकत को मेरा ख्याल इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर सेलेक्ट किया गया था। मेरी नज़र में ये जो आप सामने देख रहे हैं कि राइजिंग स्टार जो टूर्नामेंट दोहा में खेला जा रहा है, इसके अंदर ना सिर्फ ओमान की टीम है बल्कि आपका मैच इंडिया के साथ भी आएगा, यूएई के साथ भी आएगा। आई थिंक 8 टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं एशिया की। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ठीक है, टैलेंट तो सब में होता है। एक आधी इनिंग मैंने भी PSL के अंदर देखी मुआज सदाकत की, बट इट्स टू अर्ली कि आप इन्हें शाहिद खान अफरीदी के साथ कंपैरिजन करें। 5 चौके और 9 छक्के उनकी इनिंग के अंदर शामिल है। 96 रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट। लेकिन इमरान, नहीं, अब स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं, ये शॉट, ये क्या जबरदस्त, मतलब जिसको कहते हैं ना पक्की शॉट, ये जो छक्का, ये तो बड़ा फलक बहुत छक्का भी इसने लगा दिया। तो इस पे अब क्या कहेंगे? क्या मतलब एक टैलेंट तो है कि एक उम्मीद की किरण तो दिखाई दी कि कोई हिटर हमें मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी ऑपोजिशन क्या है। उनकी ऑपोजिशन भी तो चेक करें ना। ओमान की टीम उनकी ऑपोजिशन में खेल रही है। अच्छा, यही मैं कहता कि यार कोई दुनिया की तगड़ी टीम है, चाहे वो इमर्जिंग टीम्स ही क्यों नहीं है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड है, अगर उन टीमों के अगेंस्ट ये रन्स बनाएंगे, हालांकि कहते हैं रन्स तो रन्स ही होते हैं, चाहे भी किसी भी टीम के खिलाफ बनाए 100 ही होता है, बट ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये किस तरह बड़ी टीमों के खिलाफ या बड़ी क्रिकेट के अंदर रन्स करते हैं। लेकिन इसमें अगर आप नोट करें तो मैं बॉलिंग की तरफ देख रहा हूँ कि उबैद शाह एक यंग राइजिंग स्टार फास्ट बॉलर जो कि नसीम शाह के छोटे भाई हैं, उन्होंने भी 3 विकेटें हासिल की हैं। ठीक है, मुआज सदाकत ने बॉलिंग भी की, आपको बता दो, वो ऑलराउंडर है, ठीक है, स्पिनर है, उन्होंने 2 विकेटें भी हासिल की हैं। उसके बाद फिर साद मसूद ने 2 विकेटें हासिल की हैं। सो आपके पास टैलेंट बहुत मौजूद है, बट मैं कल भी एक जगह पर बैठ के ये कह रहा था कि टैलेंट तो बहुत है, बट आपकी जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट है उसके अंदर अगर आप देखें तो ऊपर से लड़के जो है वो कंसिस्टेंट परफॉर्म भी नहीं करते, पाकिस्तान जीतता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप नीचे से नए लड़कों को इतने ज़्यादा मौके नहीं देते हैं। अभी आप यहाँ राइजिंग स्टार्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या हम इनको बायलैटरल सीरीज, दुनिया में एक बहुत बड़ा एक स्ट्रिक्ट रूल है कि पाकिस्तान की टीम जब भी कहीं बायलैटरल सीरीज खेलने जाती है, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका भी जाती है, तो वहाँ पर अपने यंग लॉट को टेस्ट करते हैं, यंग लॉट को वो वहाँ पर जाकर मौका देते हैं कि आप पाकिस्तान की टीम के खिलाफ इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर खेलें, तो उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। पर हम क्या करते हैं, हमारे पास जिम्बाब्वे आ जाए, हमारे पास श्रीलंका आ जाए, हमारे पास बांग्लादेश आ जाए, हमने वही मेन स्ट्रीम प्लेयर ही खिलाने हैं। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी को खिलाना है, हमने बाबर आजम को खिलाना है, हमने नसीम शाह को खिलाना है, हम हारिस रऊफ को लेके आ रहे हैं। पर फिर आप अगर इन जगहों के ऊपर, इन सीरीज के ऊपर मुआज सदाकत जैसे प्लेयर्स को मौका दें, उबैद शाह जैसे प्लेयर्स को मौका दें जो कि यंगस्टर हैं, पता आप भी तो कल को कह सके ना यार, आपके पास एक सेकंड लाइनअप मौजूद है, अगर कोई प्लेयर ऊपर से अनफिट होता है तो आपके पास नीचे से 2 प्लेयर पड़े हुए हैं। जो दुनिया क्रिकेट में रूल है कि एक प्लेयर के पीछे 3 प्लेयर बैकअप के लिए तैयार होते हैं,
आपके पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। इमरान, ये तो बात हो गई हमारी राइजिंग स्टार्स को भी, पीएसएल में क्या चल रहा है, ये जो इसको एवेलुएट करने की जरूरत क्यों पेश है? ये पैसा क्या करप्शन हो रही है, पैसा कहीं इधर उधर जा रहा है, ये हो क्या रहा है जो इसको दोबारा से एवेलुएट करना? देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो वैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन नहीं है, ये वैल्यूएशन है, क्योंकि हमने पहले 6 टीमें थी और 2 टीमें और ऐड करनी है। अब ये पिछले 15-20 दिन से ये काफ़ी जो है वो इस हवाले से काम चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ख़ास तौर पर जो पीएसएल की मैनेजमेंट है वो इस हवाले से सलमान नसीर साहब की क़यादत में काम कर रही थी कि मज़ीद 2 टीमें जो ऐड होंगी उनकी वैल्यूएशन क्या होगी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और कितने साल के लिए वो जो है वो उनको नॉमिनेट किया जाएगा। तो हमारे पास जो खबर ये है वो ये है कि 10 साल के लिए ये जो है वो वैल्यूएशन मुकर्रर की गई है। 10 साल के लिए जो भी इन टीमों के राइट्स खरीदे हैं वो 10 साल के लिए उनको राइट्स दिए जाएंगे। कुछ शराइत भी बीच में रखी जाएंगी। हो सकता है कि कोई भी टीम अगर इसको लेफ्ट करना चाहे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि हाँ ये कोई कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए जा रहे, तो उस हवाले से वो उनको उनकी लीज़ को कैंसिल कर सकता है, उनकी नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकता है। एक तो इन बातों को तय किया गया और आने वाले दिनों में ये वाज़ह तौर पर बाकायदा तौर पर बिडिंग होगी, और बिडिंग के लिए ये तय किया गया है कि जो भी बिडिंग विन करेंगे 2 लोग, उनको जो नाम सजेस्ट किए गए हैं, नाम डिसाइड किए गए, वो हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं। उनमें जो नाम डिसाइड किए गए हैं उनमें हैदराबाद है, सियालकोट है, मुजफ्फराबाद है, फैसलाबाद है, गिलगित है और रावलपिंडी है। ये नाम रखे गए। इनमें से 2 नाम जो हैं वो रखे जाएंगे। जो भी बिड विन करेगा उनको बताया जाएगा कि कोई भी 2 नामों, इन नामों में से 2 नाम रखे जा सकते हैं। तो अगर इन इलाकों में से ताल्लुक़ रखने वाले या इन सूबों से, शहरों से आने वाले लोग, गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें, तो अगर वहाँ से कोई इन्वेस्टर आता है तो ये समझता है कि हाँ यार मैं इस टीम को गिलगित का नाम दूँ, या सियालकोट, हैदराबाद, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी, अगर यहाँ से कुछ चीज़ें आती हैं तो रावलपिंडी का नाम अगर यहाँ रखा गया तो मेरे जहन में एक चीज़ है, लेकिन वो अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। वो आने वाले दिनों में आपको भी पता चल जाएगा, और वो कहाँ से होगा और क्यों होगा, ये कैसे मैनेज किया जाएगा, ये भी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो लिहाजा जो पीएसएल इंतज़ामिया, पीसीबी की जानिब से ये कहा गया है कि इसकी जो बिडिंग है उसको मुनसफ़ाना और शफाफ रखा जाएगा, और इस हवाले से वो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, एक कंपनी है EY मीना, वो इसके अंदर जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगी, उन्हें बताएगी तरीक़ाकार क्या है। अब जितने भी लोग ये चाहते हैं कि वो इस बिडिंग में शामिल हो, उनको पहले ब्रीफ किया जाएगा, उसके बाद वो एक डिसाइड की जाएगी डेट कि इस वक्त तक जो है वो अपनी बिड्स डाल सकते हैं। फिर इसकी बाकायदा तौर पर मुझे लगता है कि शायद जिसे हम हरूफ आम में बोली कहते हैं, बोली भी लगे, और अगर इसकी बिडिंग के बाद अगर ओपन कर दिया जाता है इसको कि जो ज़्यादा पैसे, अभी तो खुफिया इसकी बिडिंग आएगी, जो भी बिड करेगा उसके बाद मुझे लगता है कि इसको ओपन कर दिया जाएगा, जो ज़्यादा पैसे खर्चेगा उनको इनाम। ये आईपीएल फॉर्मेट तो नहीं है? आईपीएल में भी ऐसी बिडिंग है? देखिए 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं कि आईपीएल जब भी होती है दुनिया के तमाम क्रिकेटर अपनी अपनी क्रिकेट टीमों में से रिलीज होकर आते हैं, क्योंकि वो इवेंट 2 महीने का होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 8 टीमें रखते हैं और डबल लीग के ऊपर जाते हैं तो ये 64 के करीब मैचेस बनेंगे। अगर आपने 64 मैचेस करवाने हैं तो आपको 2-2.25 महीने का टाइम चाहिए। तो क्या आपके पास वो विंडो निकल आएगी कि आप इतने मैचेस रखें, या आपको उसका फॉर्मेट शॉर्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, किस फॉर्मेट के साथ आपने खेलना है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अभी काम होना बाकी है। आने वाले चंद दिनों में एक एक गुत्थी जो है वो सुलझती जाएगी, और आपको पता चलता जाएगा कि आपने इस पीएसएल का जो आने वाली पीएसएल 11 है उसके अंदर नई चीज़ें क्या ऐड होने जा रही हैं। आपने टाइटल स्पॉन्सरशिप तो दे दिया पहले एचबीएल को, और मज़ीद 2 साल के लिए, और उसकी वैल्यूएशन भी अभी सामने नहीं है कि किस वैल्यूएशन के ऊपर आपने उसको दिया है। सो बहुत सारे काम हैं जो भी पीएसएल में होने बाकी हैं। अभी तो इसकी डेट्स डिसाइड होना बाकी है। पता नहीं है उन डेट्स के अंदर आपको प्लेयर्स मिलते हैं नहीं मिलते। पहले ही पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उसके अंदर उस वैल्यू के प्लेयर खेलने नहीं आते जिसके लिए हम ये समझते हैं कि हाँ यार आईपीएल में तो बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर आते हैं, लेकिन वो तगड़ा पैसा भी लेते हैं। बट यहाँ प्लेयर इसलिए नहीं आते, या ना तो यहाँ पर उनको इतना पैसा मिलता है, और ये मार्केट भी छोटी है। अगर आपने 2 टीमें और ऐड कर ली हैं तो ये खदशात पहली 6 टीमों को भी है
कि अगर पहली टीमों के लिए आप के पास इतना फाइनेंस नहीं है, उनका हिस्सा कम पड़ जाता है, उनको अभी तक पिछले 2 साल के जो बकाया जाते हैं वो तकसीम करके नहीं दिए गए, तो आने वाली 2 टीमें हैं फिर 8 हो जाएंगी। 8 के लिए फिर कमर्शियलाइजेशन की अगर बात करें, अगर मार्केट में अगर वैल्यू लगाएं, अगर हम कमर्शियल और मार्केटिंग वैल्यू, तो वो भी खुश नहीं इतने दिखाई देते। लेकिन देखते हैं कि आने वाली कितनी देर तक टिके रहते हैं और कितनी देर में भाग जाएंगे। लेकिन इमरान, इसमें ये भी एक अहम नुकता है कि पीएसएल को लोगों ने जो उसकी पसंदीदगी की वजह थी वो ये थी कि टीमें महदूद थी और बड़ा शफाफ सा ये मज़े का इवेंट चलता था। आईपीएल को कई लोग इसलिए पसंद नहीं करते कि एक तो बहुत बड़ा नहीं, आपने जो बात की है ना कि लोग बड़ा पसंद करते थे और टीमें, आपने जो पिछले मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर थे अली तरीन जी, उन्होंने तो सारा चिट्टा छट्टा खोल के रख दिया था कि भाई टीमों को तो वैल्यूएशन मिल ही नहीं रही, टीमों को तो नुकसान हो रहा है। अगर वो कहते हैं मैंने 7 अरब रुपया पीएसएल की अपनी टीम के अंदर 3 से 4 सालों में खर्च किया है, तो मुझे तो उसका नुकसान हुआ, फायदा कोई नहीं हुआ, मैं तो जस्ट पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट के एक जुनूनी के तौर पर इसके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ, और मैं ये नहीं सोचता कि मुझे यहाँ से पैसा आएगा नहीं आएगा, मैं जस्ट फॉर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो उनकी इन बातों के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीएसएल मैनेजमेंट काफ़ी नाराज़ हुई थी कि आपने ये बातें क्यों की हैं। फिर उनको शो का नोटिस भी जारी किया गया। अब जब टीमों के बाकी लोगों को बुलाया गया कि हम 8 टीमें करने लगे हैं, तो उसमें वो लोग भी हैं, लेकिन उनको ज़रा ज़्यादा मुँह नहीं लगाया गया और उन्होंने कहा कि आप ज़रा चुप करके साइड पे बैठे, आपसे बाद में बात की जाएगी। सो ये अभी चीज़ें बहुत सारी सामने आने वाली है, वक्त के साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि पीएसएल के अंदर क्या हो रहा है। इमरान, ज़बरदस्त खेल के मैदान से बड़ी खबरें आ गई हैं और सबका मेन गोल तो यही है कि पीएसएल एक अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तानी पैदा करता रहे और पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो एक सितारे की तरह जगमगाती रहे। कंट्रोवर्सीज आती हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं जो इवेंट्स हैं इस तरह के, वहीं से टैलेंट निकल के बाहर आता है। अपने मेज़बान शहरियार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।